Hello everyone, welcome to class 11 business studies series. In today's class we are going to start a new chapter number 3 of business studies class 11, private, public and global enterprises. So now let's begin the chapter. So, firstly, we'll start with the introduction of this chapter. The introduction will be every country has numerous small और large manufacturing, trading और service organization. तो हर एक कंट्री में बहुत सारी छोटी और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने से रिलेटेड, ट्रेडिंग मतलब सेल्स और परचेज करने से रिलेटेड यानी बेचने और खरीदने से रिलेटेड. नेक्स्ट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसी को कोई अपनी स्किल प्रोवाइड करना यानी स्किल की वजह से किसी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सर्विस, विच आर आइदर प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड. तो ये जो टाइप की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सारी सर्विसेज या तो प्राइवेटली एक ही इंसान की होती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. So all business organization affect daily economic like they are integral part of an economy. तो जितनी भी business organization होती हैं वो अपनी daily economy से affect करती हैं. उनकी daily economy में ये एक integral part होता है किसी भी economy का. Means क्या होता है कि किसी भी business organization में अगर उसे पैसे कमाने हैं तो इन तीनों तरीकों से ही वो किसी के मतलब जो मनी है या फिर उसका मेन सोर्स है इकोनॉमी तौर पे वो अर्न कर सकती है. So Indian economy has combination of both privately owned and government owned business. तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इसमें दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी और गवर्नमेंट के द्वारा ओन ऑर्गेनाइजेशन भी. इसीलिए हम मोस्टली इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम से जानते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स वो कंट्री या वो इकोनॉमी जिसमें प्राइवेटली एंड पब्लिकली दोनों तरह के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो पाई जाएं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं यानी उनकी कौन कौन सी फॉर्म होती हैं. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर. जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ओन की जाती है यानी खरीदी जाती हैं. आइदर होली ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो पार्शियली ओन्ड होती हैं या पूरी तरीके से होली यानी फुल्ली ओन्ड होती हैं. सो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर जो है हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने उस पर होल्ड कर रखा है या उसके अंडर आ रहा है. नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज, की जो कंपनी है वही गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर्ड है. सो फर्स्ट वन विल बी द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर स्टेब्लिश अंडर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री. तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है उसका मतलब कि स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के द्वारा वो जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया गया है यानी खरीदा गया है, लिया गया है, स्टेब्लिश किया गया है. ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय दीज डिपार्टमेंट. और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इन्हीं डिपार्टमेंट के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री. और ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट होते हैं इस मिनिस्ट्री का. does have no independent identity. इसीलिए इन सारी एक्टिविटीज या फिर इन सारे डिपार्टमेंट में जो भी सारी चीजें डिपार्टमेंटल के अंडर आती हैं इनकी खुद की स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती. इन्हें उसी डिपार्टमेंट की आइडेंटिटी से अपने आप को रन करना पड़ता है. नेक्स्ट, दीज आर मैनेज्ड आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये जो सारी एक्टिविटीज हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. These are oldest and most traditional form of public enterprises. ये सबसे पुरानी और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस की. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मोस्ट सुइटेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक यूटिलिटीज एंड इकोनॉमिक कंट्रोल. तो जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये बहुत सुइटेबल होती है बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए. यानी इनकी क्या-क्या होती हैं, यानी नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इनकी, पब्लिक यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी होती है. इनफैक्ट इकोनॉमिक कंट्रोल भी इन पे बहुत अच्छा स्टैब्लिश किया जा सकता है. सो नाउ फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है इनके फीचर्स क्या-क्या होते हैं. सो फर्स्ट फीचर इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रिसीव फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी. तो जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है यानी इन टाइप के ऑफिसेस को चलाने के लिए जो फंड आता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही आता है. गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है जितना भी फंड होता है. द revenue earned by the departmental undertaking is paid into the government treasury.
तो जितना भी रिवेन्यू ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्न करती हैं, यानी इन्हें जितना प्रॉफ़िट होता है वो सारा भी ट्रेज़री के अंडर ही जाता है। यानी इसमें मीडिएटर का कोई इतना रोल नहीं होता, डिपार्टमेंट से ही फंड जाता है और डिपार्टमेंट को ही पे किया जाता है। द एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एज़ एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल से रिलेटेड होती है और ये सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में ही काउंट होती है। गवर्नमेंट जो अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंडर ही एप्लीकेबल होता है। वो ही कंट्रोल करती हैं इनकी। द डिपार्टमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन आर रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो सारे इनको जो रन किया जाता है वो भी गवर्नमेंट के ही सर्वेंट के द्वारा रन किया जाता है। और गवर्नमेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट ही रिक्वायर करती है, यानी अपॉइंट करती है बिहाफ पर, उस वैकेंसी के बिहाफ पर। ऑल द एम्प्लॉइज आर हेडेड बाय ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट फ्रॉम आईएएस। तो इसमें जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो या तो ऑफिसर्स के द्वारा हेड किए जाते हैं या फिर सिविल सर्वेंट होते हैं आईएएस कैटेगरी के। तो वो ही इन सारी डिपार्टमेंट को फंक्शन करने का या रन करने का काम करते हैं। सो देखिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उनके अंडर कौन-कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल के रूप में लिखा हुआ है जो इंडिया पोस्ट है वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर आता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो हमारा न्यूज़ चैनल है दूरदर्शन वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। हमारा जो एआईआर आकाशवाणी ये एफएम रेडियो चैनल है, इसके अलावा भारतीय रेल है, इंडियन रेलवेज़ ये भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है जिसका फुल्ली कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ही करती है। किसी और का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं उनके मेरिट्स क्या-क्या होते हैं, यानी फ़ायदे क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ईज़ी फॉर्मेशन कि ये ईज़िली फॉर्म्ड हो जाता है। इट इज़ वेरी ईज़ी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज़ नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। ये गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, गवर्नमेंट ही स्टेबलाइज़ करवाती है इन्हें, तो इसीलिए इनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एज़ इट इज़ डायरेक्ट और सेंट्रलाइज्ड। इनका जो कंट्रोल है वो भी बहुत अच्छा होता है या इफेक्टिव होता है क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं और सेंट्रलाइज़ होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है फाइनेंशियल मैटर्स पे आर सब्जेक्ट टू मिनिस्टीरियल सैंक्शन, बजट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। तो ये जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं फंड का, जैसे कि जिनके जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं उन पर भी या फिर जितने भी मिनिस्ट्रियल सेक्शन होते हैं मिनिस्ट्री में जितना भी होता है जो भी चीज़ें ये लोग डिसीजन लेते हैं या बजट से रिलेटेड सारे यूटिलाइजेशन करते हैं। बजट में जितना फंड मेंशन किया होता है ये लोग उनको यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग इनका पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो ऑडिट कंट्रोल रहता है वो भी इनमें अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? देयर इज़ अ डायरेक्ट parliamentary control. The performance of departmental undertaking can be discussed in parliament, so there is publicly accountability. तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं इनका जो डायरेक्टली कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स के द्वारा। और जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं इनकी जितनी भी आगे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर फ्यूचर में क्या-क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो सब हम पार्लियामेंट में ही डिस्कस करते हैं। एंड सो देयर इज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और इन सारे मैटर्स पे पब्लिक की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ज़रूरी होती है। लेकिन जो मीन्स जो पब्लिक अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहे तो जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को उस बात के लिए जवाब देने के लिए, जवाबदेही होती है। सो नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है? The revenue of departmental undertaking is deposited in the treasury of the government. तो जितना भी रिवेन्यू इन सारी अंडरटेकिंग यानी इन सारे ऑफिस से कलेक्ट किया जाता है तो ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में शामिल कर दिया जाता है यानी जमा कर दिया जाता है। सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो ये सारी जो अंडरटेकिंग होती हैं इन ये क्या करती है गवर्नमेंट के रिवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करती है, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है इन सारी अंडरटेकिंग की वजह से। नेक्स्ट वन इज secrecy. The performance of departmental undertaking can be highly secret.
तो जितनी भी एक्टिविटी ये सारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में की जाती हैं, ये हाइली सीक्रेट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो गवर्नमेंट के कोई भी मेंबर या फिर डिपार्टमेंट के कोई भी मेंबर इन सारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। As government can avoid disclosure on the plea of public interest। तो गवर्नमेंट जो है कोई भी डिस्क्लोजर अवॉइड कर सकती है, मीन्स डिस्क्लोजर करने से मना कर सकती है अगर कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है और पब्लिक उसे जानना चाहती है, तो गवर्नमेंट कह सकती है दिस इज अ सीक्रेट मैटर, कॉन्फिडेंशियल मैटर। Due to the secrecy, only the most sensitive area like defense is operating as a departmental undertaking। तो सीक्रेसी किस किस चीज में होती है? अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल है हमारा, जो कि डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी अंडरटेकिंग होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट उसमें अकाउंटेबल नहीं होती। गवर्नमेंट कह सकती है कि ये हमारा सीक्रेट मैटर है, तो हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ये हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। सो व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, इनकी डीमेरिट्स क्या-क्या होती हैं? यानी जो इनके नुकसान होते हैं या फिर हमारे डीमेरिट्स होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? तो फर्स्टली फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सच ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट्री के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर आती हैं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल के द्वारा होती है। देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। तो इन डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है, तो उसमें ना जो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इनका पाया जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन मीन्स दे हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। तो इनके पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो अपने रेवेन्यू को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ऑलरेडी ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो इसमें प्रॉफिट जो होता है वो ये खुद के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी फायदा होता है इनसे रिलेटेड, वो सब गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है। देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जैसे ही किसी साल इन लोगों ने ज्यादा मेहनत कर ली, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो भाई लोगों को खुशी होती है कि भाई इस बार तो हमें इंसेंटिव मिलेगा या बढ़ के कुछ चीज मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कितना भी प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर लो, कितना भी काम कर लो, तो कोई भी मतलब इंसेंटिव नहीं देखने को मिलता। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। तो जो एफर्ट और रिवॉर्ड होता है, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं और रिवॉर्ड जो है वो मतलब इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं होता, क्योंकि सारा जितना भी प्रॉफिट बचता है वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में अल्टीमेटली जाना होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स दे कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को प्लान नहीं कर सकते, एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये सारे जो है गवर्नमेंट के बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली। और इन्हें अलाउ नहीं होता अपने रेवेन्यू को फ्रीली यूज करना। ये मीन्स कि भाई अगर इनके पास कुछ पैसा है, तो इन्हें अलाउड नहीं होता कि ये उस पैसे को फ्रीली यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि इनका सारा रिवेन्यू वगैरह सब मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना। सो नेक्स्ट वन इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो है मैनेज की जाती है। और ये सारे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, ये ऑलरेडी पेपर वर्क के द्वारा ओवरबर्डन होते हैं। सो एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एफिशिएंसी की बहुत कमी पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि भाई इनका मेन पर्पस होता है सिर्फ काम को कंप्लीट करना। भाई काम को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली कंप्लीट करना, ऐसा कोई इनका मेन मोटिव नहीं होता। नेक्स्ट वन इज रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। Red tapeism and bureaucracy refers to the delay in decisions due to too many formality। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है या फिर ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जब डिसीजन लेने में बहुत डिले किया जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी की वजह से। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंडर आती है। तो कोई भी अगर डिसीजन इसमें लिया जाता है, तो सबसे पहले इन सब लोगों से जो है अप्रूव कराना पड़ता है, इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो जिस वजह से जो डिसीजन जल्दी लिया जाना चाहिए उसके लिए बहुत डिले होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती हैं। द डिसीजन इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव
फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क एंड एक्सेट्रा। तो डिसीजन किस वजह से डिले होता है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। भई इस ऑफिसर से जाके अप्रूव करवाओ, वहाँ जाके अप्रूव कराओ, फिर डिस्कशन होगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये सारी चीज़ें भी कंसीडर होंगी। इसके अलावा जो हमारा पेपर वर्क है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, कोई पेपर मिसिंग ना हो, सारे अप्रूवल होने चाहिए, तब जाके इन्हें अप्रूवल दिया जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। द अंडरटेकिंग्स डू नॉट फोकस ऑन कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन, इनका मेन फोकस कंज्यूमर को सैटिस्फाइड करना नहीं होता। दस दे आर नो कॉम्पिटिटिव इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू कंज्यूमर, क्योंकि इनका मेन मोटिव कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता। इनका मेन काम होता है जिस मोटिव के लिए बनाई जाती है उस मोटिव को कंप्लीट कर। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो मेरिट्स क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? सबसे पहला होता है इफेक्टिव कंट्रोल, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है कि हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, की लोगों की अकाउंटेबिलिटी शामिल होती है, जो भी इसमें काम हो रहा है लोगों को जवाबदेही देनी पड़ती है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट है जो इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यू, इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बहुत इंक्रीज होता है, उस पे फर्क पड़ता है। तो इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए और ज़्यादा काम कर पाएगी। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो नेक्स्ट डिमेरिट है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी गवर्नमेंट के पर्सनल मैटर्स जो हैं वो लीक कर दिए जाएँ या हो जाएँ। नेक्स्ट वन इज़ ईज़ी फॉर्मेशन। इन सब अंडरटेकिंग को फॉर्म करना ईज़ी होता है। कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डीमेरिट्स क्या-क्या होते हैं अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ डिलेड डिसीजन मेकिंग में बहुत देरी होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पाया जाता है, जो पॉलिटिकल मेंबर है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इनकी डिसीजन मेकिंग में। लैक ऑफ मोटिवेशन, कि लोगों को मोटिवेशन नहीं होता, कितना भी रिवेन्यू वो कलेक्ट कर ले इन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता इतना। नेक्स्ट वन इज़ रेड टेपिज़्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि भाई इसमें बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है जिस वज़ह से डिसीज़न मेकिंग बहुत डिले होती है। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमी होती है, वो बहुत कम पाई जाती है।